प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास स्टार्ट किया है और उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ाना प्रारंभ किया था, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में जानकारी दी गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में जानकारी दी गई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, विस्तार एवं सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उत्तर प्रदेश के जितने पड़ोसी राज्य हैं उन सब के बारे में हमने जाना कि कौन किसके साथ सीमा बना रहा है, कौन कहाँ पर घिरा हुआ है किससे, है ना। तो इस बात की तो जानकारी कल हमने प्राप्त कर लिया था। अब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को प्रारंभ करेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास का क्योंकि एक विशेष योगदान है भारत के इतिहास में, इस वजह से इसे जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि भारत का इतिहास है तो आपको पता है भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो आपका उत्तर प्रदेश है ये यमुना और गंगा के मध्य का क्षेत्र है, यमुना और गंगा के मध्य का क्षेत्र है। इस वजह से ही इसे मध्य देश के नाम से भी जाना गया है। यमुना और मध्य के बीच का देश है, इस वजह से इसे मध्य देश के नाम से जाना गया। और इसका प्राचीन नाम है ना, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश रखा गया। तो हम लोग बात करेंगे इतिहास की, उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये है आपका, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश है। अच्छा, मध्य देश है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन जनपदों से ही राजाओं द्वारा शासन किया जाया करता था। इन जनपदों से ही राजाओं द्वारा शासन किया जाया करता था। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद सिर्फ और सिर्फ 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि जब 16 महाजनपद पूरे भारत में थे और सिर्फ 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का भारत के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा, इस बात से आप समझ सकते हो। तो आप बात करते हो 16 महाजनपदों की, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इन 16 महाजनपदों की जानकारी का स्रोत जो है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय इस बात की जानकारी देता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसी तरह जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, वो भी आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है, जिनमें से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, काशी, सूरसेन, वत्स, मल्ल, चेदी, कौशल, ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश से हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जानकारी का स्रोत, इनके जानकारी का स्रोत बौद्ध ग्रंथ
व जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय इस बात की जानकारी देता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। व जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, भगवती सूत्र 16 महाजनपदों के होने की जानकारी देता है। इन महाजनपदों में से 8 महाजनपद, इन में से 8 महाजनपद, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ। नंबर 2 पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र है, अहिछत्र या काम्पिल। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। वाराणसी को ही विश्व का प्राचीनतम शहर का जीवित शहर कहा जाता है। वाराणसी को ही विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर कहा जाता है एवं भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे जो है विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर, प्राचीनतम जीवित शहर के नाम से जाना जाता है। विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर, और इसे ही भारत की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है भारत की वाराणसी को, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है शूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। आगे हम लोग बात करते हैं वत्स, कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी। वत्स के बाद मल्ल आ जाता है, जिसकी कुशीनगर व पावापुरी राजधानी थी। कुशीनगर व पावापुरी। देखते हैं कट तो नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपका चेरी आ जाता है, शक्तिमती, कौशल, श्रावस्ती, ये इसकी राजधानियां हुआ करती थी। और ये आपके जनपद 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे, जिनकी राजधानियां आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, काशी, वाराणसी, शूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, शक्तिमती, कौशल, श्रावस्ती। ये आपके रहे 8 महाजनपद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में जैसे आप जानते हो, भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन काल की। तो भारत के प्राचीन काल की हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल नंबर 1 है
प्राचीन काल। इस प्राचीन काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से अवशेष एवं लिखित दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। यहां से अवशेष व लिखित, अवशेष व लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अगर हम लोग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ से भी अवशेष व लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो लिखित साक्ष्य थे उन्हें पढ़ा जा चुका है। अवशेष व लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है। यहाँ पे लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है। तो इस प्रकार से आपके प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल को विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के 2 भाग हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के 2 भाग हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो आपका आता है पाषाण काल, एक तो हो जाता है पाषाण काल और दूसरा होता है ताम्रयुग। ताम्रयुग। इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 भाग में ऐसा करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं और ऊपर लिख देता हूं। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक पाषाण काल, दूसरा आपका ताम्रयुग। पाषाण काल को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज, पहला जो है आपका प्रीहिस्टोरिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। पहला जो है पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। तीसरा है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नियोलिथिक।
तो इस प्रकार से आपने पाषाण काल को 3 भागों में बांट रखा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। अब हम लोग जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल की संस्कृत जो भी है उसे पढ़ेंगे। तो आइए पहली हेडिंग डालते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसके साक्ष्य की बात करें तो इसके साक्ष्य प्रयागराज के बेलन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। इसके साक्ष्य प्रयागराज के बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए। बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए। ये बेलन नदी जो है टोंस की सहायक नदी है। बेलन नदी मिर्जापुर सोनभद्र जिले से निकलती है और मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज में टोंस नदी से मिल जाती है। तो ये तो आपकी होती है प्रयागराज के बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, बेलन नदी घाटी की बात। दूसरा सोनभद्र के सिंगरौली नामक स्थान से, सोनभद्र के सिंगरौली नामक स्थान से। तीसरा चंदौली के चकिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं प्रयागराज के बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए, सोनभद्र के सिंगरौली से और चंदौली के चकिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आपने देखा। अच्छा, ये बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान से मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मातृ देवी मूर्ति के। तो एक पॉइंट डाल के आप लिख लेते हो, प्रयागराज के बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान से, लोहदा नाला नामक स्थान से मातृ देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के लोगों का जो जीवन था, ये लोग अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे। ये कहिएगा ये लोग शिकारी प्रवृत्ति के तो शिकार किया करते थे, शिकारी प्रवृत्ति के तो थे और शिकार किया करते थे। जब शिकार किया करते थे तो उसे इन्हें कच्चा ही खाना पड़ता था। ये लोग अग्नि के इस्तेमाल को नहीं जानते थे। आग को तो जान गए थे, लेकिन उसका यूज कैसे करें, क्या यूज है, उस बात को ये नहीं जानते थे। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी तो थी,
आग की जानकारी तो थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं जानते थे। इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। नहीं जानते थे, इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये लोग कृषि नहीं जानते थे, कृषि का भी जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ऊपर से 1-2 पॉइंट मिटा करके मैं लिख देता हूँ। इन लोगों को कृषि की जानकारी नहीं थी, कृषि की भी जानकारी नहीं थी। इन लोगों को कृषि की भी जानकारी नहीं थी। ये लोग जो है शिकार किया करते थे। ये लोग शिकार किया करते थे। शिकार किया करते थे, किसकी भी जानकारी नहीं थी। ये लोग शिकार किया करते थे। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। बच्चों, लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से आज की क्लास मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट